नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर राजस्थान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम 2 एपिसोड यहां पर कर चुके हैं, जिसमें हम आपको 2023 और 2021 में आए हुए प्रश्न पत्रों का डिस्कशन कर चुके हैं। आज के एपिसोड 3 में हम वर्ष 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल इसरो के सहयोग से बनाता है। इनमें से क्या चीज़ है जो इन दोनों ने अपने सहयोग से बनाई है? तो गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल जो है इन दोनों ने साथ मिलकर बनाए हैं, क्योंकि जो हमारे सिलिकॉन के जो सेल बने हुए होते थे सोलर सेल, वो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जैसे तूफान आ जाए या कुछ भी ऐसी परिस्थिति बन रही है जो उसके अनुकूल नहीं है, तो उनकी जो एफिशिएंसी थी वो कम हो जाती थी, उनकी दक्षता कम हो जाती थी। तो ये जो सेल बनाए गए हैं गैलियम और आर्सेनाइड के जो सेल बनाए गए हैं, इनकी जो है दक्षता बहुत ज़्यादा है, दक्षता ज़्यादा है। और दूसरी साथ ही ये अगर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ बनती हैं तो उनमें भी ये कार्य करने में सक्षम है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो जिस टाइम पे ये प्रश्न पूछा गया था यानी कि 2018 में, उस टाइम तक इसका आंसर जो था सूरतगढ़ था। लेकिन अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो एट प्रेजेंट जो इसका आंसर होगा वह होगा छाबड़ा, क्योंकि वर्ष 2019 में छाबड़ा में 2 नई इकाइयाँ स्थापित की गई, जिनकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो 660 मेगावाट है। अब इतनी ज़्यादा 2 इकाइयाँ इतनी बड़ी हमारी बना दी गई हैं, जिन्हें 5वीं और 6ठी इकाई है यहाँ की, तो इससे इसकी जो क्षमता बढ़कर है वो 2320 मेगावाट हो गई है। तो इस टाइम पर ये सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं कि जो नायलॉन है वो हमारा जो है कृत्रिम रेशा है, वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। बाकी जो तीनों है रेयॉन, लियोन और जूट, ये जो है प्राकृतिक फाइबर हैं। प्राकृतिक फाइबर जो होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेड़ों से लिए जाते हैं, पेड़ों से उनका उत्पादन होता है तो उनमें सेलुलोज पाया जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, ये पॉलीसेक्राइड होते हैं जो ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं को जोड़कर एक पॉलिएस्टर बना लेते हैं। अब जो नायलॉन है, नायलॉन मानव निर्मित है, इसमें सेलुलोज नहीं होता है। ये जो है मानवों द्वारा एक प्रक्रिया होती है, संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इसे बनाया जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये जो है पिघल जाता है। प्राकृतिक रेशे इतनी जल्दी नहीं पिघलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। तो ये जो है हमारी अवरक्त किरणें होती हैं, यानी कि इंफ्रारेड रेज होती हैं। अभी देखिए इंफ्रारेड रेज होती क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी लाइट रेज आती हैं, हमारी सन से जो लाइट रेज आती हैं उनसे इनका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये यूज़ क्या करती हैं? आपने पहले, आजकल के रिमोट्स में इतना नहीं दिखता, लेकिन पहले जो रिमोट्स होते थे उनमें आप आगे देखते थे एक छोटा सा बल्ब लगा होता था रेड कलर का, वो होता था डायोड, और वहीं से हमारी जो है अल्ट्रावायलेट रेज जाती थी और सिग्नल देती थी और हमारा टीवी ऑन होता था। अब हम उससे जो रेज निकल रही हैं उन्हें हम नहीं देख पाते थे। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आँखें जो होती हैं उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संदूषण का मतलब क्या है, जो हमारे किसी भी मेटल पे जंग लग जाती है। जैसे आपने लोहे के अपने घर पे सामान देखा होगा, उन पे जंग जो लग जाती है वो किसी न किसी वजह से लगती है। तो यहाँ पे जो पीतल के बर्तन हैं, पीतल के बर्तनों पे जो कालापन आ जाता है उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है वो पूछ रहा है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक टिन का उसके ऊपर एक लेयरिंग कर दी जाती है, जिससे वो हमारा वो जो है जंग लगने से बच जाए, खराब होने से बच जाए।
टिन होता क्या है, अगर हम बात करें इसका केमिस्ट्री की फॉर्म में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में इसको डिनोट किया जाता है Sn से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो होती है 50। अगर बाकी ऑप्शंस देखते हैं हम तो जस्ता जो होता है वो होता है Zn और इसकी परमाणु संख्या होती है 30। एल्युमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से, इसकी परमाणु संख्या होती है 13। साथ ही साथ अगर बात करते हैं शीशे की यानी कि लेड की तो इसको डिनोट किया जाता है Pb से और इसकी परमाणु संख्या होती है 82। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं। परा मीन्स के अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनसे किया क्या जाता है, तो वो अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में जाती हैं। अब देखिए ये होती क्या है, ये भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेल्ट की तरह होती हैं, वहाँ पे बेल्ट बनी हुई होती है। ये जो संचार जितना भी हम करते हैं संचार के क्षेत्र में इसे यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में हम जो GPS चलाते हैं, नेविगेशन देखते हैं, ये सब इन्हीं के माध्यम से होता है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी जो है फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी वेवलेंथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है वेवलेंथ कम होती जाती है, ये इसके रेसिप्रोकल होती है। तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है इसका 1 मीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक। आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि उच्च आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं क्या होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा होती है वो बुलियन अलजेब्रा पे काम करती है, यानी कि उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो 0 और 1 में की जाती है, और इसी के जो पूरी प्रोग्राम का जो एक कोड बनता है उसे कहा जाता है बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहले जो 19th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज बुल, इसीलिए इसका नामकरण उन्हीं के नाम पे किया गया, बुलियन अलजेब्रा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सही कौन सा है। तो पहला देखिए, पहला आपको बता रहा है ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति पर वर्क करता है। तो ये जो अंतर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है, क्योंकि इनका एरिया जो ये कवर करते हैं वो भी अलग होता है। अगला कथन आपको कह रहा है ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है। यह अंतर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्लूटूथ है वो 2 डिवाइस को कनेक्ट करता है और इसके बीच की जो दूरी होती है वो तकरीबन 30 फीट के आसपास होनी चाहिए, 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर हम बात करते हैं वाईफाई की, तो वाईफाई हमारा 30 से लेके तकरीबन 100 मीटर तक की दूरी को कवर कर सकता है, मिनिमम 30 मीटर करता है, हम उसे एक्सपेंड कर 100 मीटर तक की दूरी को उससे कवर कर सकते हैं। पर ये विस्तृत क्षेत्रीय जाल में जो है विस्तृत क्षेत्रीय जाल का यूज़ नहीं करता है। अब देखिए तीसरा कथन क्या कह रहा है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे उपकरणों के बीच जब सूचना प्रेषित की जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में अगर 2 डिवाइस कनेक्ट हो रही हैं तो उनका बीच की जो दूरी है 30 फीट के आसपास होती है, यानी कि वो आसपास होनी चाहिए, एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होनी चाहिए। अगर उसकी दूरी 30 फीट से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उसका ब्लूटूथ से जो है कनेक्शन टूट जाएगा। अब देखो चौथा कथन क्या कह रहा है, इस संदर्भ में दोनों कथन यानी कि जो हमारा पहला कथन है और जो हमारा दूसरा कथन है ये दोनों जो है सही हैं। तो देखिए पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा जो हमारा था ये गलत था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड आपको इसरो के केंद्र दिए गए हैं, दूसरी जगह वो जहां पर स्थित है वो स्थान दिए गए हैं। आपको ये देखना है ये दोनों सही मैच हैं या नहीं है। पहला है हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये त्रिवेंद्रम केरल में है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है UR राव उपग्रह केंद्र, ये बेंगलोर कर्नाटक में है, यह भी सही है। तीसरा हमारा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये जो है देहरादून उत्तराखंड में नहीं बल्कि हैदराबाद तेलंगाना में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान,
ये जो है देहरादून के उत्तराखंड में है, तो यह भी आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप देखिए नीचे केवल 1 और 2 हमें ए में दिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको बता रहे हैं कि इसरो के कुछ केंद्र जो है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो वो आप देख लीजिए। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपने क्वेश्चन में ही देखा, ये देहरादून में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये जो है अहमदाबाद में है। सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो राजस्थान में अधिकतर पूछा जाता है कि सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर राजस्थान में है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है हसन कर्नाटक में है। 5वां जो है हमारा लिक्विड प्रोपोलेशन इंस्पेक्शन, ये जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा से तो सभी लोग परिचित हैं। मेट्रोलॉजी रॉकेट सेंटर, ये हमारा जो है उड़ीसा में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, अभी हमने बताया कि हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रपुरम में। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो हमारा जो है बेंगलुरु में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो नीचे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा जो है इनके द्वारा विकसित नहीं किया गया है। यहाँ पे जो नारकुंडरा है, ये जो है DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है, क्योंकि ये है क्या, ये एक मेडिसिन है, एक दवाई है। जो लोग रात को अत्यधिक वॉशरूम जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब आती है जिन लोगों को, उसे कंट्रोल करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाता है। ये एक हार्मोन की तरह दवाई जो है यूज़ होती है, तो ये हमारी DRDO द्वारा नहीं, ये मेडिसिनल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है। मतलब कि ये क्या है, तो ये जो है अस्त्र, एक हमारा मिसाइल लॉन्च हुआ था जो हवा से हवा में मार करता था, और इसकी जो रेंज थी वो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी। इसमें जो फ्यूल यूज़ होता था वो सॉलिड फ्यूल यूज़ होता था, और ये उड़ीसा के चांदीपुर से 2003 मई में इसका परीक्षण वहाँ से किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 की पावर -7 मीटर से कम हो कहलाता है। देखो 10 के पावर 7 से नीचे जो है हमारा नैनो पार्टिकल आते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो है 10⁻⁻7 से छोटा हो जाता है। बाकी के जो है ये हमारा मिली पार्टिकल 10⁻³ होगा, ये -6 होगा। तो ये हमारा सबसे छोटा जो होगा वो नैनो पार्टिकल होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कॉलम 1 है और एक तरफ कॉलम 2 है। आपको ये देखना है कि कौन सा एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो देखिए जो द्रक्षा शक्कर है ये हमारा जो होता है सिंपल ग्लूकोज होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये जो है पानी में घुलनशील होता है। अगर वही बात करते हैं हम दूसरा फल शक्कर, फल शक्कर में पाया जाता है हमारा फ्रक्टोज। तीसरा जो दूध शक्कर होती है उसमें हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि इसमें जो पाया जाता है वो लैक्टोज शुगर पाई जाती है। चीनी जो होती है, चीनी का साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो वो होता है सुक्रोज। वहीं हम बात करते हैं स्टीविया की, तो स्टीविया जो है एक प्राकृतिक स्वीटनर होता है, यानी कि ये स्टीविया जो होता है एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां जो होती है प्राकृतिक रूप से मीठी होती हैं। तो स्टीविया जो है ये हमारा प्राकृतिक स्वीटनर हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो हमारा आंसर बनेगा सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डाउन सिंड्रोम इससे होता है। इसमें होता क्या है, जो क्रोमोसोम की 21वीं जोड़ी होती है उस पे जो गुणसूत्र होता है वो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से सिंड्रोम होता है। ये जिस भी बच्चे को होता है उसकी या तो गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, और अगर वो बच्चा पैदा भी होता है तो वो मानसिक रूप से उसका जो है ग्रोथ नहीं होती ठीक से, या फिर उसको हृदय संबंधित कोई रोग हो सकता है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो वो बच्चा बीमार ही रहता है, उसकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए की बहुरूपता। यहाँ बहुरूपता का मतलब समझिए कि बहुत अलग अलग रूप हैं, क्योंकि हर एक इंसान का डीएनए एक जैसा नहीं होता। हमारा जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस चलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ABCD इस टाइप से एक सीक्वेंस चलता है। वो सीक्वेंस हर किसी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग होता है, चेंजेस होते हैं। तो इसके आधार पे हमें पता लग जाता है कि इस इंसान का डीएनए अपने फैमिली के किस ग्रुप से मैच करता है। इसी के उससे हमें पता लगता है, अगर किसी पुलिस वाले को लावारिस लाश मिलती है तो वो उसके डीएनए को चेक करके उसके फैमिली के डीएनए के साथ मैच करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, या फिर ये इस फैमिली से रिलेट करता है या नहीं करता। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ जो स्कैमर्स होते हैं, जो जिन्होंने चोरी करी है, तो उसे पकड़ने के लिए भी करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस बेसिस पे होती है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। तो राजस्थान की जो सौर वेधशाला स्थित है वो उदयपुर में जो फतेह सागर झील है वहाँ पर वो अवस्थित है। 1975 में अरविंद भटनागर द्वारा जो है इसे निर्मित करवाया गया था, बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे अच्छा सौर अवलोकन यहीं से किया जा सकता है। और यहाँ की जो आसपास की स्थिति है वो सौर अवलोकन के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पे बादल इतने ज़्यादा नहीं रहते, आसमान साफ रहता है, तो बहुत अच्छा यहाँ से अवलोकन सूर्य का हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इस प्रश्न में एक कथन के साथ दो परिकल्पनाएं दी गई हैं। कथन कह रहा है आपसे, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ सकता है। परिकल्पनाएं एक में कह रहा है मोटे व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। दूसरा कथन ये कह रहा है कि मोटे व्यक्ति सामान्य तेज नहीं दौड़ सकते। तो आप ये देखिए कि कौन सा उत्तर जो है सही है। अब देखो, किसी भी इंसान का मोटापे से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं। साधारणतः मांसपेशियां कम लूज हो जाती हैं और कमज़ोर होने के चांसेस रहते हैं, परंतु आप ये पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि उसकी मांसपेशियां कमज़ोर ही होंगी, क्योंकि कभी कभी जो इंसान पतला होता है, पतले होने के बावजूद भी उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। तो ये परिकल्पना इस पर सही नहीं बैठती है। दूसरा हम देखते हैं कि मोटे व्यक्ति सामान्य तेज नहीं दौड़ सकते। हाँ, क्योंकि मोटे व्यक्ति के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तो कभी वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाते, अपना बॉडी वेट को लेके नहीं चल पाते, और साथ ही साथ उनको सांस फूलने लगती है, नहीं दौड़ पाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, कथन दो में ही अंतर्निहित है। और जैसा कि ऊपर वो, अगर आप इस कथन को भी पढ़ें तो यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, तो इसमें ये मोटे पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि वो मोटा है फिर भी वो तेज दौड़ रहा है, तो मतलब उसका सोचना यह है कि मोटा व्यक्ति तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बी होगा। चलिए, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी अपने एक नए सेशन के साथ। वर्ष 2016 है कि हम उसमें आपके एक प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।